वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने साइंस के बेसिक मानव पार्ट्स के जो तथ्य थे महत्वपूर्ण शरीर के, उनके बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही हमने जो हमारे एंजाइम्स हैं, सबस्ट्रेट हैं, उत्पाद हैं, उनके बारे में। आज हम आपको भूगोल में सिंचाई एवं पेयजल यानी कि जो अब अलग अलग में राजस्थान नदी का, ये भारत की भी है, राजस्थान की भी कॉमन, यानी कि सिंचाई एवं पेयजल संबंधी जो हमारी परियोजनाएं हैं और सभी परीक्षाओं में कांस्टेबल, एसआई, आरएस, आईएएस और जितने भी जो आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिसमें साइंस और मतलब ज्योग्राफी पूछी जाती है, चाहे वैसे सीजीएल हो, तो उनमें सभी में उपयोगी होती है। इसलिए मैंने पर्टिकुलर सभी परीक्षाओं में तो ये है बहुत महत्वपूर्ण है। और विद्यार्थी भी जो 10th के और जो 12th में ज्योग्राफी विशेष रूप से 9-10 के विद्यार्थी वो भी इसको देख सकते हैं। बच्चों का हित भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है इस कोरोना काल में। तो पहली जो हमारी परियोजना जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। उसको पंजाब के जो गवर्नर थे लुइस डैन ने कार्य प्रारंभ करवाया और इसका निर्माण जो है 1948 में प्रारंभ हुआ और निर्माण कार्य 1963 में पूर्ण हुआ। और ये जो बांध है सतलज नदी पर बना हुआ है। अब टोटल क्योंकि तीनों राज्यों से भाखड़ा नांगल, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान तीनों की सम्मिलित संयुक्त परियोजना है, तो निश्चित रूप से जो राजस्थान का हिस्सा है, जब राजस्थान को जल उपलब्ध हो पाता है वो 15.2% है। टोटल जो इसका हिस्सा है जैसे कि, तो उसमें से 15.2 राजस्थान को मिलता है। उसकी जो विद्युत उत्पादन की क्षमता वो 1493 मेगावाट है। और राजस्थान को जो विद्युत मिलती है 227.32 मेगावाट हमें विद्युत मिल पाती है। और राजस्थान को जो सिंचाई की क्षमता है वो 2.3 लाख हेक्टेयर ज़मीन हमारी सिंचित हो पाती है। और सर्वाधिक इसको सिंचाई का लाभ भाखड़ा नांगल का गंगानगर जिले को मिलता है। गंगानगर जो जिला है उसको इस भाखड़ा नांगल से सर्वाधिक लाभ मिलता है। बाकी पास में जो हनुमानगढ़ है थोड़ा बहुत उसको लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, भाखड़ा नांगल अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी वैसे अपन सोचें तो बहुत ही जितना बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमें यह ध्यान रखना है कि राजस्थान, बाकी हिमाचल प्रदेश से ये होता है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के निकट इसकी क्षमता वगैरह है, लेकिन हम फोकस उस महत्वपूर्ण बातों में डालते हैं। दूसरी हमारी जो परियोजना है वो दामोदर घाटी परियोजना। ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। और इसे पश्चिम बंगाल का दामोदर नदी, जो दामोदर नदी के किनारे दामोदर घाटी परियोजना है, तो जो दामोदर नदी है वो पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। बहुत सी बार ये भौगोलिक मुहावरों में निकनेम जो आता है, तो वहाँ पे बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी या दामोदर नदी पश्चिम बंगाल। और इसका भी निर्माण जो है 1948 में प्रारंभ हुआ, यानी कि हमको आज़ादी मिल गई। और आज भी मेरा तो यही मानना है कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, और मैं नाम तो नहीं, गुजारिश चाहूँगा कि हमारे जो मोदी जी है उस सपने को साकार करें कि आज भारतवर्ष में यदि नदियों से भारत को जोड़ दिया जाए, परियोजनाएं बन जाए और भारत की जनता खुशहाल रहे। जब जल, पानी और ज़मीन हो और उसमें कि आदमी मेहनत करना चाहता है तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है। और जो हमारा आज समस्याएँ जो आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से, तो वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि जल ही जीवन है, जल हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इस बात पे कि आज़ादी के बाद हमने बहुत सारी नदी घाटी परियोजना चलाई, लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों के बाद अब हमें उसकी कमी थोड़ी खल रही है कि वो हमारी जनसंख्या बढ़ने के कारण पर्याप्त रूप से नहीं है। तो निर्माण 1948 और इसकी स्थिति छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर बिहार व झारखंड की ओर ये इसका बहाव क्षेत्र है, फैली हुई है 290 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल के 240 में। और ये बहती हुई उधर से हुगली में गिरती है। और हुगली की जो सहायक नदियाँ हैं वो एक तो बाराकर है, दूसरी बोकारो है, तीसरी कोनार है। ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो आपसे दामोदर घाटी परियोजना की जब कभी भी बात चले, दामोदर वैली प्रोजेक्ट की, तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि पश्चिम बंगाल में झारखंड की संयुक्त परियोजना है। और इसे पश्चिम बंगाल में शोक कही जाने वाली दामोदर नदी के नाम से जाना जाता है। और 1948 में इसका कार्य भी प्रारंभ किया गया। ये नदी छोटा नागपुर, मैंने आपको बताया कि छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर बिहार व झारखंड में 290 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहकर हुगली नदी में
हुगली नदी, जहाँ पे कलकत्ता शहर बसा हुगली किनारे, हुगली नदी में गिरती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं बाराकर, बोकारो, कोनार, इसकी इस नदी के द्वारा 18,000 वर्ग किलोमीटर, कितना है 18,000 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्र बाढ़ व अप्रदन से प्रभावित होता है। यानी कि 18,000 किलोमीटर में कटाव होता है या बाढ़ होता है, यानी कि 18,000 वर्ग किलोमीटर को ये प्रभावित करती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। और ये परियोजना जो है बनी हुई उसके किनारे। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें। और भारत सरकार ने अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के प्रारूप के अनुसार भारत में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की। इस परियोजना का उद्देश्य बंगाल व झारखंड के नदी घाटी का आर्थिक विकास कर स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना था। इस योजना में बाराकर नदी पर मैथान व तिलैया बांध, कोनार नदी पर कोनार व दामोदर नदी पर पंचेत पहाड़ी बांध तथा एक दुर्गापुर बैराज का निर्माण किया गया। बोकारो, चंद्रपुर, तिलैया, मैथान, पंचेत पहाड़ी तथा दुर्गापुर में कई जल विद्युत गृहों का निर्माण तथा विस्तृत नहरी तंत्र का विकास किया गया। इस प्रकार दामोदर घाटी जो परियोजना है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है भारतवर्ष के लिए, कि दामोदर घाटी काफ़ी आपके राज्यों को भी कवर करती है और काफ़ी मतलब जो है बाढ़ और उससे भी हमें थोड़ी निजात मिली, क्योंकि काफ़ी पानी बांध के माध्यम से उसको रोक लिया गया। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, भाखड़ा नागल के बाद दामोदर घाटी परियोजना को भी हमने पढ़ा। फिर राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजना है, जो नदी तो वहाँ एमपी से निकलती है, जनापाव की पहाड़ियों से, लेकिन चंबल घाटी परियोजना, इसलिए हमने कहा राजस्थान व एमपी की संयुक्त परियोजना है। जो चंबल घाटी परियोजना है, चंबल नदी घाटी भी बोल सकते हैं। तो पहले बात तो आपके ध्यान रखना है कि जो चंबल नदी है वो एमपी में जनापाव की पहाड़ियाँ मऊ नामक स्थान से निकलती है। और राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है, क्योंकि हमने नदियों में पढ़ा कि कैसे ये एमपी से निकलती है और कैसे राजस्थान बहती यमुना में, इटावा में जाकर के यमुना में मिल जाती है यूपी में। तो इस परियोजना का प्रारंभ 1953 में हुआ, यानी 48 में ये दोनों होगी, 53 में इसका प्रारंभ हुआ। अब बहुत सारी इसकी थ्योरेटिकल बातें होती है, लेकिन मैं यहाँ विशेष बातों पे जोर, और दूसरा बात ये भी कि विद्यार्थी अपनी बुक से और अपने रेफरेंस बुक से पढ़ लेता है, लेकिन जो मेन बातें जो याद नहीं होती है, जिन पे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन पे जोर देना ही इस टीचिंग का बड़ा महत्व होता है। तो जैसे इसके चरण है, 3 चरणों में पूरी प्रथम, द्वितीय और तृतीय। फिर ये बांध कौन कौन से इसके बने हुए हैं, विद्युत क्षमता उनकी कितनी कितनी है, और विवरण कि कहाँ कहाँ क्या क्या उनसे हमें लाभ मिलता है। तो चंबल घाटी परियोजना पहले तो आपके राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, और दूसरा ये आपको ध्यान रखना है कि मतलब जो है 1953 में प्रारंभ की गई थी। तो गांधी सागर 115 मेगावाट उसकी विद्युत क्षमता है। एमपी में 84 गढ़ मंदसौर के और 1959 में निर्मित हुई थी। दूसरा उसी प्रथम मैंने कोटा बैराज, जहाँ कोटा ताप विद्युत, कोटा थर्मल बोलते ना अपन, वो स्थापित है। तीसरा राणा प्रताप, द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ जिले में रावत बाटा के पास फरवरी 1970 में बनकर के राष्ट्र को समर्पित किया गया, और 172 मेगावाट इससे विद्युत क्षमता होती है। तो राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ जिले में रावत बाटा के पास फरवरी 1970 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। फिर तृतीय चरण में जवाहर सागर, जिसमें 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, इतनी क्षमता। बोराबास के निकट पिकअप बांध से जाना जाता है, और 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। कौन? चंबल घाटी परियोजना राजस्थान में। और कोटा और बूंदी 2 हमारे जिले हैं जिनको विशेष रूप से चंबल परियोजना से लाभ मिलता है, क्योंकि झालावाड़ अलग पड़ गया, कोटा बूंदी पास में, बाकी जिले अलग हो जाते हैं। और उससे आपको चंबल घाटी परियोजना पे इस प्रकार से फोकस रहना चाहिए। तो 3 बड़ी बड़ी नदी घाटी के बारे में हमने पढ़ा, और बाकी हीराकुंड परियोजना है, थोड़ी शॉर्ट एंड स्वीट। हालांकि इसकी विशेषता है कि ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, तो छोटी तो नहीं कह सकते, लेकिन फैलाव क्षेत्र लंबाई की हो रही है। तो जो हमारी हीराकुंड परियोजना है, उस हीराकुंड परियोजना में आप तो पहले तो ये याद रखें कि ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबाई के दृष्टिकोण से ये लंबा है, सबसे लंबा बांध, ये आप याद रखें। दूसरा, इसकी लंबाई, जैसा हम बता रहे हैं लंबाई ज़्यादा है, तो लंबाई तो 4801 और बाकी 61 किलोमीटर फैला हुआ इसका। तो 4801 किलोमीटर लंबा और 61 चौड़ाई होती है। 4801 मीटर, सॉरी, तो 4801 मीटर, यानी कि 4
4.8 किलोमीटर अपन कह सकते हैं। इस रूप से अपन इसको समराइज कर सकते हैं, 4.8 किलोमीटर। तो इस प्रकार की तो लंबाई है इसकी, और बाकी जो 61 मीटर है वो है। और इसका जो उद्गम है महानदी, उड़ीसा में महानदी है उधर, तो महानदी के ऊपर ये हीराकुंड परियोजना बनी हुई है। और उद्गम जो है बस्तर की पहाड़ियों, बस्तर जिला है अपने आप में, तो जो बस्तर की जो पहाड़ियाँ हैं उससे इसका उद्गम है। जैसे अपन ने बताया चंबल का जना पाव की पहाड़ियों से, तो वहाँ पे हीराकुंड का बस्तर की पहाड़ियों से है। तो इस प्रकार से हीराकुंड पे 4-5 मोटिव, तो महानदी पे, दूसरा ये सबसे लंबा बांध, तीसरा इसकी जो लंबाई है वो 4801 मीटर और किलोमीटर में 4.8 हो जाएगा। और इसका जो बस्तर की पहाड़ियाँ आप याद रखें कि इसका जो उद्गम है वो बस्तर की पहाड़ियों से। इस प्रकार से हमें इन चीज़ों पर फोकस करना है। तो मोटे रूप से हमने इन परियोजनाओं के बारे में पढ़ा। और चंबल में कुछ चीज़ें बताना कि इसमें लिफ्ट जो परियोजनाएं हैं वो 8 लिफ्ट परियोजनाएं हैं। तो जालीपुरा लिफ्ट स्कीम, दिगोद लिफ्ट स्कीम, अंता लिफ्ट स्कीम, अंता लिफ्ट साइनर, पचेल लिफ्ट स्कीम, गणेशगंज लिफ्ट स्कीम, सोरखंड लिफ्ट और कचारी लिफ्ट। इस प्रकार से कोटा, बारा और दोनों जिलों में सर्वाधिक रूप से, बारा में एक चक्साबाद जगह भी है। इस प्रकार से चंबल की लिफ्ट परियोजनाएं बनी हुई है, जो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें समय समय पर वो याद हो। फिर हमारी महत्वपूर्ण आती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी आती है? इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान के लिए ये राजस्थान की मरुगंगा के नाम से विख्यात है, क्योंकि मरुस्थल मरा अभिप्राय था और इसने उसकी कायाकल्प कर दी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने, हमारी भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने अपने नाम से, राजस्थान नहर भी कहते हैं इसे। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसको शॉर्ट में IGNP से भी आप सुशोभित कर सकते हो, IGNP और पूरा नाम लिखोगे तो इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, इसी की जो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट में हम याद रखें IGNP। और निक नेम राजस्थान की मरुगंगा, और राजस्थान नहर तो इसे हम कहते ही हैं क्योंकि हमारे राजस्थान में है और हम इस राजस्थान नहर को इस नाम से जानते हैं। तो विशेष रूप से इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट की जब बात आती है तो बीकानेर के सिंचाई इंजीनियर श्री कंवर सेन तत्कालीन का मतलब उस समय जो राज्य के नाम से भी दर्जा था, तो बीकानेर के जो सिंचाई इंजीनियर थे कंवर सेन, उन्होंने 31 मार्च 1958 को गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा शुभारंभ करवाया। प्रस्ताव उन्होंने रखा था कि मतलब जो बीकानेर क्षेत्र है, बीकानेर राज्य है, उसमें पेयजल की, सिंचाई की बहुत पूर्ण समस्या है। तो उन प्रस्ताव के बाद जो गोविंद वल्लभ पंत है,
उन पंत महोदय के कर कमलों से उन्होंने शुभारंभ करवाया था, और वो मैंने सन बताया आपको 31 मार्च 1958। तो ये महत्वपूर्ण है कि 31 मार्च, प्रस्ताव तो उन्होंने पहले ले लिया था, लेकिन उसके बाद इस समय 1958 में उनके द्वारा करवाया था। और 48 के अंदर उन्होंने इसका प्रस्ताव भेजा था 1948 में कि आधारभूत आवश्यकता एवं आत्मनिर्भर बने। अपन चाहते हैं किसान आत्मनिर्भर हो, तो आत्मनिर्भर होगा जब जमीन उसके पास होगी, जल उसके पास होगा। तो उन्होंने 1948 में, कमर सेन साहब ने 1948 में ये प्रस्ताव बना करके भेजा कि हमारी जो है आधारभूत आवश्यकताएं हैं, और सुझाव भारत सरकार को दिया। इस नहर का उद्गम पंजाब में फिरोजपुर के निकट, फिरोजपुर के निकट तो जो पंजाब हमारा राज्य है, उस पंजाब राज्य में फिरोजपुर के निकट सतलज व्यास नदियों के संगम पर, सतलज व्यास नदियों के संगम पर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान है पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा? 5 नदियों का आव आता है, सतलज, रावी, चिनाब, व्यास, झेलम। इन 5 नदियों के कारण उसका नाम पंजाब पड़ा है। लेकिन 5 होते नहीं, अब जिन जिन का मोड़ जाए, अब सतलज और व्यास का जो मुहाना था वहाँ पे फिरोजपुर के निकट उन्होंने मतलब जो है इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट का अंजाम दिया कि यहाँ पे राजस्थान नहर निकल सकती है और राजस्थान को इसका लाभ मिलेगा। और नदियों पर हरि के बेराज, कौन सा बांध का नाम क्या है? हरि के बेराज, हरि के बेराज नामक बांध बनाया गया। तो आपको बांध का नाम भी याद हो, नदियों का नाम भी याद हो। फिरोजपुर जिला है, पंजाब राज्य है। हरि के बेराज, इसकी लंबाई 649 किलोमीटर, कितनी है? 649 किलोमीटर। 649 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है, जिसमें 204 किलोमीटर तथा 204 किलोमीटर जो है वो मतलब जो है अपने को लाभ मिलता है। और 45 किलोमीटर मुख्य नहर है। इसकी वितरण प्रणाली 9060, वितरण प्रणाली कितनी है? 9000। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भाई कहाँ जैसे बीसलपुर बहुत लंबा, ऐसे जो है राजस्थान में उस समय बीसलपुर से पहले राजस्थान नहर बहुत महत्वपूर्ण रही, क्योंकि वहाँ के अपनों को पानी फिर भी मिल रहा है, मिलता भी था आसपास से, लेकिन वहाँ बिल्कुल नहीं था। तो 9060 किलोमीटर लंबा इसका वितरण प्रणाली था। और इसमें 9 मुख्य शाखाएँ हैं, रावतसर, अनूपगढ़, पुंगल, दातुर और इस प्रकार बीरबल, सागरमल। 7 लिफ्ट नहरें, बीकानेर, लूणसर, गजनेर, नौहर सेवा, बांगड़सर, कोलायत, फलोदी और पोखरण। तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट भी राजस्थान के लिए एक वरदान है। राजस्थान नहर के नाम से राजस्थान की मरुगंगा, और इंदिरा गांधी के नाम से इंदिरा गांधी कैनाल। तो प्रिय विद्यार्थियों, मोटे रूप से हमने भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी, हीराकुंड, चंबल और इंदिरा गांधी, ये 5 जो है बड़े प्रोजेक्ट हमने पढ़े। और भी हैं, समय समय पर उनको देंगे, लेकिन इसके साथ साथ थोड़े छोटे जो हमें लोग दे रहे हैं राजस्थान में, विशेष रूप से बच्चों के दृष्टिकोण से। जैसे जाखम परियोजना, जाखम नदी पर ये बनी हुई है, माई सोम जाखम, ये आपके बैणेश्वर धाम, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो जाखम नदी पर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु सिंचाई योजना के लिए अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया गया। कहाँ पे बनाया? अनूपपुरा में, अनूपपुरा में। कौन सा बांध? जाखम बांध, जाखम बांध बनाया। कौन कौन से जिले? उदयपुर, प्रतापगढ़ को ज़्यादा लाभ मिल रहा है। तो उदयपुर, प्रतापगढ़ के आदिवासी, चित्तौड़ को मान लो तो चित्तौड़ भी उदय आ गया, चित्तौड़ भी। इनमें आदिवासी ज़्यादातर उदयपुर और प्रतापगढ़ में जो आदिवासी इलाका है उनको लाभ मिलने के लिए जाखम बांध को बनाया गया। और 13 किलोमीटर दूर नागरिया गांव में पिकअप नहर से विकास किया। 13 किलोमीटर दूर नागरिया
गांव में पिकअप बांध से विकास किया जा रहा है। तो ये हमारी जाखम परियोजना थी एक प्रकार से कि उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़ के आदिवासी इलाकों को लाभ देने के लिए अनूपपुरा में जाखम बांध, 13 किलोमीटर नागरिया गांव में पिकअप बांध से विकास किया जा रहा है। तो ये जाखम संबंधी आप याद रखें। सोम अंबा कमला परियोजना, सोम अंबा और कमला ये तीनों एक ही नाम है राजस्थान में। तो सोम तो नदी है, तो सोम नदी पर, यानी कि ये क्या है, सोम क्या है, नदी है। हम नदियों में पढ़ चुके हैं कि सोम, माई, जाखम ये नदियाँ। तो सोम नदी पर मतलब जो है बांगड़ क्षेत्र में सिंचित विकास हेतु कमला अंबा गांव में, कमला अंबा क्या नाम है, गांव का नाम है, कमला अंबा गांव में इस नाम से ही बांध बनाया गया और कमला अंबा बांध का निर्माण किया, जिससे डूंगरपुर जिले की आसपुर तथा उदयपुर की सलम्बुर आसपुर एंड सलम्बुर तहसील के गांवों को, कौन सा जिला, डूंगरपुर, ये भी आदिवासी इलाका है, डूंगरपुर के आसपुर और सलम्बुर तहसील के गांवों को सिंचाई मिलती है। किससे मिलती है, सोम अमला जो प्रोजेक्ट है सोम नदी पर अंबा कमला गांव के अंदर डूंगरपुर जिले के लिए ये बांध बनाया गया है। फिर आता है मेजा बांध, बहुत बार पढ़ चुके हैं कि मेजा बांध जो है कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में, जो हमारा भीलवाड़ा जिला है राजस्थान में, राजस्थान टेक्सटाइल नगरी जो भीलवाड़ा है, उस भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील, कौन सी तहसील है, मांडलगढ़, मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव में कोठारी नदी पर सिंचाई के लिए मेजा बांध बनाया गया। बांध से मत्स्य पालन नहर प्रणाली विकसित हुई है ना। और सिद्धमुख परियोजना नेक्स्ट है, वो रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग करने गंगानगर तथा हनुमानगढ़ की नौहर और भादरा तहसील है, नौहर भादरा के लिए सिद्धमुख परियोजना है। चूरू जिले की तारानगर राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य है। किससे, सिद्धमुख परियोजना से, सिद्धमुख परियोजना, सिद्धमुख परियोजना। तो इसलिए छोटे रूप में मैंने आपको बताया जाखम, जाखम के बाद बताया सोम, अंबा कमला, मेजाबान और सिद्धमुख। इस प्रकार से हमारे को ये लाभ मिलता है। फिर जैसे जवाई बांध है, अब जवाई बांध परियोजना पश्चिमी राजस्थान में लूणी की सहायक, लूणी नदी जब अपने पढ़ी तो पश्चिमी राजस्थान में जो लूणी की सहायक नदी है जवाई, उस जवाई नदी पर एरनपुरा में बांध बनाया गया है, जो 176 किलोमीटर नहर निकालकर पाली व जालोर में सिंचाई की जाती है। नर्मदा परियोजना सरदार सरोवर बांध बाड़मेर व जालोर से इसकी होती है। पांसना बांध करौली जिले में, मिट्टी का बांध कहते हैं इसे, करौली जिले में गुडला गांव में के समीप 5 नदियों पर बरखेड़ा, भद्रावती, माची, बेसा और अदरा के संगम पर मिट्टी का बांध बनाया, जिसे टोडा, भीम, हिंडोन, गंगापुर के गांवों में सिंचाई की थी। तो एक तो पांसना बांध में आप याद रखें कि ये मतलब ये मिट्टी का बांध के नाम से जाना जाता है, और ये हिंडोन प्रॉपर गंगापुर, उधर आपके जो सवाई माधोपुर जिला आ जाता है, उधर इस प्रकार से सिंचाई की होती है। अब राजस्थान में बाकी परंपरागत तरीके हमारे बावड़ी होती है, छोटी कुई होती है, तालाब होता है, झीलें होती है, टाँका होता है, जोड़ होता है, बेरी, खड़ीन, ये विभिन्न प्रकार के संसाधन जिससे बहुत सारे, जैसे अजमेर जिले में नारायण सागर है, रामसर का तालाब है, पाली में हेमावास है, और आप जाओ उदयपुर में और जैसलमेर में दूध तलाई है, वो है उदयपुर में दूध तलाई, वहाँ गढ़ीसर तालाब है। तो विभिन्न प्रकार के तालाब, कुओं, बावड़ियों के द्वारा भी पेयजल और सिंचाई पे हम जोर देते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान को अकाल का राज्य भी कहा जाता है कि 2.5 साल यहाँ पे पानी गिरता है, सिंचाई होती है, और 2.5 या 2 साल जो है यहाँ पे अकाल ही पड़ता है, 2 साल तो परमानेंटली। तो यदि हम इन नदी बांध परियोजना की जानकारी रखते हो, इनके रख रखाव को, इनकी विशेषता को, और इनके द्वारा आगामी प्रयास निरंतर हमारी केंद्र और राज्य सरकार करती रहेगी, तो हमें इनसे सिंचाई और पेयजल में काफ़ी लाभ मिलेगा और हम खुशहाल रहेंगे।
तो आज इतना ही, फिर आगे हम और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आपको यदि ये लेसन अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को मोटिवेट करें जो इससे देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब, जिससे कि ज़्यादा लोग और सब्सक्राइब से जुड़ने से उनको फ़ायदा होगा। और इस समय में कंपटीशन बड़ा प्रतिस्पर्धात्मक है, बहुत बारीक चीज़ें अपन किताबों में पढ़ते हैं कि मतलब जो है भाखड़ा नागल बांध बनाया निर्माण प्रारंभ, लेकिन जैसे कि मतलब जो है कौन से अंग्रेज़ ने उसका दिया, तो अपन आज लुइस डैन ने उसका कार्य प्रारंभ करने के लिए जोर दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के नाना रूप होते हैं और कंपटीशन जब विद्यार्थी कंपटीटर ज़्यादा है तो क्वेश्चन भी अनेक बनते हैं। तो आप लोग इससे बड़ा भरपूर लाभ उठाएं और मैं हौसला अफजाई करते रहें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप सभी विद्यार्थियों के लिए अपनी व्यस्त करूँगा। धन्यवाद।